सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के चौथे अध्याय को लगातार पढ़ते आ रहे थे। उसके अंदर व्यवसायिक सेवाओं के अंदर हमने तमाम प्रकार की सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में हम बीमा को पढ़ रहे थे, यानी कि इंश्योरेंस बीमा के हमने आधारभूत सिद्धांत को देखा था और उसके कार्य देखे थे। और अब जो हम पढ़ रहे थे वो गत वीडियो में हमने बीमे के सिद्धांत के अंदर तमाम प्रकार के सिद्धांतों में 2 सिद्धांतों को पढ़ लिया था और मुख्य रूप से आज जो ये 3 सिद्धांत है इसे मैं अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। इसकी जो पृष्ठभूमि है और इसके जो बिंदु है इसको हम याद करते हुए इस बीमे के अर्थात को समझेंगे, इस बीमे के सिद्धांत को समझेंगे। सिद्धांतों में हमने 2 सिद्धांतों को गत वीडियो में समझा। आज जो हमारे ये 3 सिद्धांत है इसके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। निकटतम कारण और अधिकार का समर्पण और लास्ट में योगदान। कुल 6 सिद्धांत है। मुख्य रूप से मैं 5 सिद्धांतों की आपके चर्चा करूंगा और 2 सिद्धांतों को नोट्स के अंदर सुपुर्द करवा दूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने बीमे के सिद्धांतों में मुख्य रूप से चर्चा 2 सिद्धांतों पर की। आज जो ये सिद्धांत है निकटतम कारण, इसका क्या तात्पर्य हुआ, पहले बिंदु को समझे और उस बिंदु के बारे में फिर उसकी व्याख्या करें। निकटतम कारण का सिद्धांत, ये बीमे का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी बीमित, यानी कि हम किससे बीमा करवाते हैं, यानी कि एलआईसी से। यानी कि एलआईसी क्या है, बीमाकार है और हम बीमित है, या बीमाकृत भी हमें कह सकते हैं, मगर हम यहां बीमित शब्द हमारे लिए उपयोग करेंगे और जो बीमा करती है उसके लिए हम बीमाकार शब्द उपयोग करेंगे। प्रिय साथियों, जब हम देखते हैं कि निकटतम कारण का तात्पर्य यह है कि हमने हमारी कोई भी संपत्ति का बीमा करवाया या फिर हमारे जीवन का बीमा करवाया, उस संपत्ति को किसी प्रकार से कोई भी हानि होती है, वो हानि किस प्रकार से हुई है। अब हानि 3-4 प्रकार से हो सकती है। जैसे कि आपकी कोई दुकान है, उसमें माल पड़ा है, उसकी हानि किसी आग से हुई है, या फिर किसी कोई चोरी से हुई है, या फिर किसी के द्वारा उसको क्षतिग्रस्त किया गया है, या फिर वो किसी वस्तु के कारण स्क्रैप हो गई हो या टूट गई हो, या उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ हादसा हो गया हो जिससे वो वस्तु पूरी खराब हो गई हो। अब बीमा कंपनी क्या करेगी, उसके निकटतम कारण को सर्वप्रथम पहचानेगी कि वास्तव में जो ये चीज क्षति हुई है या इस चीज को हानि हुई है, उसका निकटतम कारण कौन सा है, यानी कि उसके पास का कारण कौन सा है, यानी कि उसका सार्वभौमिक, यानी कि बिल्कुल ऑथेंटिक कारण कौन सा है, ऑथेंटिक प्रमाणिक कारण कौन सा है, उसको ध्यान रखकर बीमा कंपनी निर्णय लेती है और बीमित व्यक्ति को उस जो हानि हुई है उसका भरण पोषण करती है। तो उस निकटतम कारण से क्या तात्पर्य हुआ कि जो माल अपना है या फिर जो अपनी कोई चीज है, उन पर यह गौर किया जाता है कि उसका सबसे ज्यादा निकटतम कारण कौन सा है और सर्वमान्य वो कारण कौन सा है, उस कारण को देखा जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, जैसे कि अपनी दुकान के अंदर बहुत सारा कांच का आइटम भरा हुआ है। अब कांच का आइटम भरा हुआ है और हमने उसका बीमा करवाया और हमने हमारे किसी मजदूर ने गलती से ऐसा कुछ अंदर कुछ बड़े जो अलमीरा थे उनको इस प्रकार से हटाया कि सब कांच के आइटम टूट गए। अब देखा गया कि कंपनी ने उसका विश्लेषण किया, देखा गया कि किसकी लापरवाही है, इससे टूटा है या फिर भूकंप आने से टूटा है, या कि जो भी निकटतम कारण ज्यादा उपयोगी रहेगा उसके ऊपर गौर किया जाएगा और कंपनी उस पर निर्णय लेगी कि वास्तव में इस कारण से इसको हानि हुई है, इसकी क्षतिपूर्ति हमें करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम ज्यादा से ज्यादा उसका निकटतम कारण देखा जाता है। तो यही निकटतम कारण होता है बीमे के सिद्धांत में। हम पढ़ते हैं इस सिद्धांत के अनुसार बीमा पॉलिसी केवल उन हानियों की ही पूर्ति करती है। बीमा पॉलिसी, जो हम पॉलिसी करवाते हैं बीमित व्यक्ति, और बीमाकार हमें पॉलिसी देता है। अब बीमा पॉलिसी उन हानियों की ही पूर्ति करती है जो पॉलिसी में वर्णित हो, जो पॉलिसी के अंदर जो लिखा गया है, अंदर वर्णित है, जो भी उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया हो। जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से हुई हो तो हानि की पूर्ति तभी होगी जब वो निकटतम कारण से हुई हो। निकटतम कारण से हुई हो यानी कि सर्वाधिक प्रमुख प्रभावी वो कारण कौन सा है। अगर दुर्घटना हुई हो तो निकटतम कारण को ध्यान में रखा जाएगा। कोई भी दुर्घटना हुई हो तो भी एक निकटतम कारण को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि इसके अनुसार कोई भी आपको हानि हुई हो या फिर किस प्रकार का कोई भी जोखिम हुआ हो, वो बीमा पॉलिसी के अंदर जो भी वर्णित है या लिखा हुआ है उसके अनुसार ही उसकी भरपाई होगी, उसके अनुसार ही उसकी पूर्ति की जाएगी जो पॉलिसी में वर्णित है। जब हानि 2 या 2 से अधिक कारणों से हो गई हो, अब एक हानि होती है वो एक किसी कारण से हो सकती है, जैसे बाढ़ के साथ साथ भूकंप के
में हो या फिर आग के साथ साथ चोरी से हो। अब उन दो हानि हुई हो वस्तु की, दो कारणों से हुई हो, अब उसमें देखा जाएगा कि उसका सबसे उस वस्तु की निकटतम कारण क्या है। वास्तव में चोरी का कारण ज्यादा उपयोगी है या फिर आग लगने का कारण है। अब कौन सी हानि से ये चीज क्षतिग्रस्त हुई हो, उस कारणों पर गौर किया जाएगा और उसमें उचित निर्णय लिया जाएगा और सर्वाधिक प्रमुख और प्रभावी कारण के आधार पर ही निकटतम कारण को ढूंढकर उसकी भरपाई की जाएगी। और अगर दुर्घटना हुई हो तो भी निकटतम कारण को ही ध्यान में रखा जाएगा। ये ही निकटतम कारण का सिद्धांत है। फिर विद्यार्थियों, मैंने सरल शब्दों में एक बार आपको समझाया है ताकि आप इसे समझ सके और आराम से कर सके। मैं हर एक टॉपिक के प्रकरण को बिल्कुल धीरे धीरे ले रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। हम बीमे के फिर अलग प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम संप्रेषण और परिवहन पढ़ेंगे। हमारा चौथा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अलग अध्याय पर जाएंगे जो हमारे सिलेबस पाठ्यक्रम में नहीं, उसको छोड़कर। गौर करें विद्यार्थियों। अब आगे बढ़ते हैं। तो निकटतम कारण से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर उन हानियों की क्षतिपूर्ति की जाती है जो बीमा पॉलिसी के अंदर वर्णित हो। जब बीमा पॉलिसी के अंदर उस प्रकार की हानि जब वर्णित होती है तो उस हानियों को ही माना जाता है कि जो दो हानियों के कारण कोई वस्तु क्षतिग्रस्त हो रही है, तो उस हानि को या उस कारण को या उस सर्वाधिक प्रमुख को प्रभावी कारण माना जाता है जो निकटतम हो और उस वस्तु को हानि पहुंचा रहा हो। तो यही निकटतम कारण होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अधिकारों का समर्पण। विद्यार्थियों, अधिकार समर्पण यानी कि हमें सरेंडर करना। अधिकारों का समर्पण हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं अधिकारों का समर्पण से क्या तात्पर्य है। जैसे कि आपने कोई भी संपत्ति का बीमा करवाया और वो आपकी संपत्ति क्या हो गई कि वो संपत्ति आपकी किसी कारणवश नष्ट हो गई। अब आपने वो बीमा करवाया और आपकी संपत्ति वो नष्ट हो गई, तो आपको क्या करना होगा, यानी कि आपको मतलब कि हम जो बीमा करवा रहे हैं हमें उस संपत्ति की सुपुर्दगी बीमाकार यानी कि कंपनी को देनी होगी कि वास्तव में मेरी ये संपत्ति है नष्ट हो गई है। अब मेरी संपत्ति नष्ट हो गई है और मैं बीमा प्रीमियम जो भरता हूं उसके आधार पर मेरा आकलन करके एवल्यूएशन मूल्यांकन करके मुझे ये पैसे इतने दिए जाए या मेरी इस राशि की क्षतिपूर्ति की जाए। मगर हमें अपना पूरा उस संपत्ति का ब्यौरा उस कंपनी को देना होगा। क्यों देना होगा? उसको अधिकार देना होगा, वो उस पर अधिकार हो जाएगा उसका। क्यों? इसका मतलब समझे, क्यों देना होगा, क्यों अधिकारों का समर्पण करना होगा? क्योंकि आपने उस संपत्ति का प्रीमियम चुकाया, बीमा करवाया था। अब आपकी वो संपत्ति नष्ट हो गई। जब नष्ट हुई और आपने इंश्योरेंस क्लेम किया अपनी कंपनी पर और कंपनी ने आपको इंश्योरेंस क्लेम के दौरान उस जो संपत्ति नष्ट हुई है उसके पैसे भुगतान कर दिए। अब आपको तो पैसे भुगतान हो गए, आप तो पहले की स्थिति में आ गए वापस, आपको कोई घाटा नहीं हो रहा है। मगर जो संपत्ति नष्ट हुई है वो कंपनी उसको अपने अंडरटेकिंग में ले लेगी ताकि उसको वो कंपनी जो अगर माल को बचा हुआ है या फिर किस प्रकार से कुछ है उसको वो बेचकर अपना सिस्टमेटिक तरीका अपनाएगी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम क्या करते हैं कि कंपनी से भी पैसे ले लेते हैं और जो आपका माल नष्ट हुआ उसको भी स्क्रैप वैल्यू या फिर किसी आधार पर आप बेचकर और उससे भी पैसा का जुगाड़ कर लेते हैं। तो आप दोनों तरफ फायदे में चले जाते हैं। तो ऐसा कंपनी आपको नहीं करने देगी। आपको अपनी जो भी माल है उसको सुपुर्द करना होगा, उनको उनके अधिकार में समर्पण करना होगा। तो समझे, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस सिद्धांत से अभिप्राय यह है कि एलआईसी यानी कि बीमाकार, मैंने यहां जानबूझ के एलआईसी लिखा ताकि आप समझ सके, क्योंकि आप बीमाकार और बीमित बार बार बोलते हैं तो उसमें हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। तो अभिप्राय क्या है? एलआईसी यानी कि बीमाकार, हमसे यानी कि हम यानी बीमित, हम कौन है? बीमित। बीमित से ऑप्शनल सोर्स से यानी कि वैकल्पिक सोर्स का मतलब है साधन, संसाधन। वैकल्पिक सोर्स से वसूली के अधिकार की सीमा तक के दावे ही निपटारे हेतु निपटारे के पश्चात ही उसका स्थान ले ले। यानी कि इस लाइन का मतलब थोड़ी डिफिकल्ट लाइन है। हमारी जो ये एनसीईआरटी की तरह जो बुक है ये बिल्कुल थोड़ी इसकी भाषा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको पहले सरल तरीके से समझाता हूं। यानी कि इस सिद्धांत से अभिप्राय एलआईसी यानी कि बीमाकार हमसे ऑप्शनल सोर्स से यानी कि वैकल्पिक सोर्स से साधन से वसूली के अधिकार की सीमा तक दावे के निपटारे के पश्चात, जो दावा हो गया उसके निपटारे के पश्चात उसका स्थान ले लेते हैं। यानी कि दावे के निपटारे के पश्चात, यानी हमने कोई संपत्ति का बीमा करवाया था और अब वो संपत्ति हमारे जैसे नष्ट हो जाती है तो हमने दावा किया और बीमा कंपनी ने हमारे दावे का निपटारा कर दिया।
अब जो संपत्ति है उसका अधिकार किस पर हो जाएगा, उस कंपनी पर हो जाएगा। कोई भी जैसे कि आपने जिसका बीमा करवाया वो अधिकार उसका हो जाएगा, क्योंकि आप वापिस उस संपत्ति को बेचकर कोई और पैसा ना कमा ले और कोई आपको धन ना हो जाए। तो गौर करें, इस सिद्धांत के अभिप्राय से एलआईसी यानी कि बीमाकार हमसे यानी कि बीमित से ऑप्शनल तौर पर यानी कि वैकल्पिक तौर पर किसी संसाधन की वसूली के अधिकार की सीमा तक, जो आपको वसूली हुई है उसकी सीमा तक दावे के निपटारे के पश्चात, जो आपने दावा किया था उसके निपटारे के पश्चात उसका स्थान ले लेता है। कौन? बीमाकार ले लेता है। इसको सरल शब्दों में समझे, जिस संपत्ति का बीमा हमने करवाया यानी कि बीमित ने करवाया है, उसकी हानि होने पर, उस संपत्ति की हानि होने पर अथवा उस क्षति पहुंचने पर, हानि भी हो सकती है क्षति भी पहुंच सकती है, उस हानि अथवा क्षति की पूर्ति हो गई हो, जो उस संपत्ति की हानि हुई हो या फिर उसकी पूर्ति हो गई हो, क्षति की पूर्ति हो गई हो, तो उस संपत्ति का स्वामित्व बीमाकार यानी कि उस कंपनी के पास या फिर एलआईसी के पास को हस्तांतरित हो जाता है। ऐसा इसलिए ताकि हम क्षतिग्रस्त संपत्ति को बेचकर अथवा गुम हुई संपत्ति के मिल जाने से लाभ ना कमा ले। अब इसको गुम हुई संपत्ति के लाभ ना कमा ले, इसको मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल, तो आपने उस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, आपने इतना प्रीमियम भरा, और आपने पॉलिसी करी, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई और आपने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया, दावा किया, ये देखो दावे का दावा किया और कंपनी ने उस दावे का निपटारा कर दिया कि आप कंपनी ने आपको उतनी संपत्ति की, उतनी कीमत की मोटरसाइकिल के पैसे दे दिए, आप फ्री हो गए। अब आपको जो ही आपने जैसे मोटरसाइकिल घूमी थी तो आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस वालों ने आपको वो मोटरसाइकिल वापस लाकर दे दी, तो आपको कंपनी के द्वारा तो पैसे मिले। अब आपने क्या किया कि इस मोटरसाइकिल को वापस मार्केट के अंदर बेच दी, तो वो पैसे मिले और पैसे मिले, तो आपको दोहरा फायदा हो रहा है। तो उस दोहरा फायदे को रोकने के लिए ये स्थान ले लेती है, यानी कि कंपनी उसका स्थान ले लेती है और कंपनी उस मोटरसाइकिल को अपने अंडरटेकिंग में कर लेती है। तो यही मुझे इसमें अधिकार समर्पण में समझाना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। योगदान में क्या भूमिका रहती है? बीमे के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं योगदान। प्रिय विद्यार्थियों, योगदान से क्या तात्पर्य है? योगदान से क्या तात्पर्य है? पहले मैं इसको मुख्य रूप से आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं, फिर इसको अपनी सरल भाषा से समझाता हूं। योगदान, यदि किसी ने दोहरा बीमा करवाया है तो बीमाकार यानी कि कंपनी अन्य देनदार बीमाकारों से हानि की राशि में उनका भाग को वसूल कर सकता है। अन्य देनदार बीमाकार जो होते हैं अन्य देनदार से हानि की राशि में उनका भाग को वसूल कर सकता है। तात्पर्य यह है कि दोहरे बीमे में एक ही संपत्ति पर अधिक पॉलिसी ली गई होती है तो वह वास्तविक हानि की राशि से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। यदि एक ही एलआईसी से भुगतान प्राप्त कर लेता है तो वो दूसरे से और भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसे आप समझे। दोहरा बीमा, एक व्यक्ति क्या करता है कि अलग अलग कंपनी से अपने दोहरे बीमे करवा लेता है। जैसे कि मैंने अपनी एक गाड़ी का इंश्योरेंस एक कंपनी से भी करवाया और दूसरी कंपनी से भी करवाया। जो ही मेरी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया सपोज, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी से भी पैसे लूंगा और उस कंपनी से भी मैं पैसे लूंगा। मगर यह कहता है कि आप दोहरा बीमे की पॉलिसी के आधार पर दोहरा लाभ आप नहीं ले सकते। आपने अगर एक पॉलिसी करवाई है तो ये जो दूसरी जैसे कि कंपनी, दो एलआईसी, एक एलआईसी है गौर कर विद्यार्थी और एक एसबीआई है, तो आपने अलग अलग इंश्योरेंस करवाया, आपने अलग अलग प्रीमियम चुकाया है और आपको अगर किसी गाड़ी का नुकसान हो गया है, तो ये एलआईसी ये भी आपका देनदार है और ये भी आपका देनदार है। तो आपको जैसे 50,000 का नुकसान हो रहा है तो 25,000 का भुगतान ये करेगी, 25,000 का भुगतान ये करेगी। इस प्रकार से ये हो सकता है। यानी कि क्या करें, यदि किसी ने दोहरा बीमा करवाया है तो बीमाकार अन्य देनदार बीमाकार जो भी अन्य बीमाकार जैसे कि एसबीआई है से हानि की राशि का उनका भाग वसूल कर सकती है। जो भी उसका भाग है वो उससे बिल्कुल वसूल कर सकती है। तात्पर्य ये हुआ कि दोहरे बीमे में एक ही संपत्ति पर अधिक पॉलिसी अगर ली गई है तो वास्तविक हानि की राशि से अधिक, वास्तविक जो भी हानि की राशि से अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। यानी आपको 50,000 का लॉस हुआ और आप 1 लाख रुपए ले रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि यदि एक ही एलआईसी से भुगतान प्राप्त कर लेता है तो दूसरे से और भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि उसने एक ही यहां से उसने एलआईसी का मतलब है कि एक ही बीमाकार से भुगतान आपने प्राप्त कर लिया है तो वो दूसरे की ओर से भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता, दोहरा बीमा का फायदा उसे नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार ये योगदान उसका बराबर रहेगा, दूसरा जो बीमाकार है उसका भी योगदान उसके अंदर बराबर रहेगा, वो उसके भुगतान को इस एलआईसी को प्रदान कर लेगा।
तो ये होता है दोहरा बीमा। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने बीमे के सिद्धांतों में मुख्य रूप से 3 बीमे के सिद्धांतों की आज बात की। निकटतम कारण, कोई भी जोखिम जब निकट होता है उस जोखिम को देखा जाता है कि वास्तव में किस जोखिम के कारण ये क्षति हुई है, हानि हुई है। अधिकारों का समर्पण, यानी कि आपने कोई भी बीमा करवाया है तो आपकी कोई संपत्ति अगर गुम हो जाती है, वापस मिल जाती है, क्षति होने के ऊपर अगर बीमाकार उसका भुगतान कर लेता है तो उसका पूरा हस्तांतरण किसे चला जाता है? उस एलआईसी कंपनी के पास चला जाता है, क्योंकि आप दोहरा फायदा नहीं उठा सके। उस प्रकार योगदान में भी दोहरा बीमा करवाया जाता है तो उसकी जो वास्तविक राशि उससे अधिक हानि, जो हानि हुई है उससे अधिक आप भुगतान नहीं कर सकते हो। आपने अगर एक जगह पॉलिसी करवाई है तो एक पॉलिसी से फायदा ले सकते हो, दूसरी पॉलिसी से आपको फायदा नहीं मिल सकता। इस प्रकार बीमे के सिद्धांत को हमने यहीं समाप्त किया। अब हम आगे पढ़ेंगे बीमे के प्रकार। धन्यवाद विद्यार्थियों, नोट्स बनाते रहे और लिखते रहे।